नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान में भी अपन ने चर्चा कर रखी है किसकी? पंचायती राज की। अपन ने पंचायती राज की शुरुआत की थी और अपन ने कल देखा कि पंचायती राज का 2 अक्टूबर सन 1959 में क्या हो चुका है? उद्घाटन हो चुका है। अब उद्घाटन होने के बाद राजस्थान में 1960 में चुनाव भी हुए। अपन ने यह भी देखा कि सबसे पहले चुनाव कहां पर हुए थे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चुनाव हो रहे हैं लेकिन पंचायती राज संस्थाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। उसके बाद अपन ने जीवी के राव समिति भी पढ़ी थी, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं का विकास नहीं हो पा रहा है, वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। इसका रीजन यह है कि पंचायती राज जो विषय है या स्थानीय स्वशासन जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकार का इसमें ज्यादा हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप कैसे? कि अगर कोई सरपंच उनके कैटेगरी का नहीं है, उनके हिसाब से नहीं चल रहा, तो उसे तुरंत हटा दिया जाए, उसे समय से पहले हटा दिया जाए, या फिर कभी ऐसा हो कि चुनाव समय पर नहीं हो। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, किसमें? अपने पंचायती राज व्यवस्था में दिक्कतें आ रही थी। तो राजीव गांधी जब 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने, आपको पता है 31 अक्टूबर में को 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या होती है, और उसके बाद जो 1984 में प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, जो कि 1989 तक चलते हैं, इन्होंने पंचायती राज के विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए, और उन्हीं कदमों में से एक है कि इन्होंने राजीव गांधी ने एक समिति का गठन किया, और उस समिति का नाम है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। अब देखना, अपन राजीव गांधी की बात कर रहे हैं। देखिए, राजीव गांधी ने एक समिति का गठन किया, और उस समिति का नाम क्या था? तो उस समिति का नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। और आपको याद रखना है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति में क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है कि इस समिति का गठन कब हुआ? तो इस समिति का गठन हुआ है, देखना, 1986 में। कब हुआ है? 1986 में। और गठन करने वाले कौन? तो वो है राजीव गांधी। पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु राजीव गांधी द्वारा इस समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। क्या किया गया था? गठन। ठीक है, राजीव गांधी चाहते थे कि पंचायती राज का विकास हो, महात्मा गांधी का सपना पूरा हो, तो उन्होंने लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी कहाँ के हैं? तो याद रखना, लक्ष्मीमल मूलतः कहाँ के हैं? तो याद रखना, ये मूलतः जोधपुर के हैं। ये कहाँ के हैं? जोधपुर। और इस समिति ने पंचायती राज के विकास के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई है, बहुत सारे अपन कह सकते हैं सिफारिशें दी है। इसी कारण इस समिति को पुनर्जीवन समिति भी कहते हैं। जो पंचायती राज जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, इसे क्या नाम दिया गया? इस समिति का अन्य नाम है पुनर्जीवन समिति। अन्य नाम है पुनर्जीवन समिति। पुनर्जीवन समिति। अब देखते हैं कि इस समिति ने क्या कार्य किया, और इस समिति के जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें क्या क्या हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। सिफारिशें देखिए, अपन ने सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था की सबसे जो पहली प्रॉब्लम देखी है, नियमित चुनाव ना होना, या फिर अपन कह सकते हैं सरपंच या प्रधानों को जबरदस्ती हटा देना, उसके अनुरूप ना चलते हुए जबरदस्ती हटा देना, या विभिन्न प्रकार के उनके कार्यों में अड़चने आने देना। ये जो सारे जो समस्याएं हो रही थी, ये किसके बारे में हो रही थी? तो ये पंचायती राज की समस्या हो रही थी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि अगर पंचायती राज के चुनाव आपको नियमित कराने हैं, सरपंचों को ये सारे लोग अपने ढंग से काम कर सके, इन सभी का एक ही उपाय है कि पंचायती राज संस्थाओं का क्या कर दिया जाए? संवैधानिकीकरण कर दिया जाए, या इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। तो याद रखना, संवैधानिक दर्जा देने की बात सबसे पहले किसने कही? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कही थी। तो याद रखना, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी किसने? तो याद रखना, संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी किसने? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दो। जो पहले समस्या हो रही थी वो अब नहीं होगी। जैसे मान लो, अगर किसी सरपंच को या प्रधान को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, तो अगर पंचायती राज व्यवस्था संविधान में है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर कह सकेगा कि उस सरपंच को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, वहां पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और न्यायालय उस पर क्या ले सकेगा? एक्शन ले सकेगा। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। इसके अलावा इन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्थाओं के स्तरों के बारे में बताया है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने कहा 3 स्तर होने चाहिए।
जबकि अशोक मेहता समिति ने कहा 4 स्तर होना चाहिए। जबकि आपको याद रखना है जो अपने जीवीके राव समिति है, इन्होंने कहा था 4 स्तर होने चाहिए। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर कहा था, अशोक मेहता ने 2 स्तर कहा था और जीवीके राव समिति ने कितने स्तर कहा था? 4 स्तर। और इसी प्रकार लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कितने कहा था? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा था कि पंचायती राज के कितने स्तर होने चाहिए? 3 स्तर होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा कि पंचायत स्तर पर वित्त की बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए पंचायतों को करारोपण की, टैक्स लगाने की शक्ति दी जाए। छोटे मोटे जैसे मेले का आयोजन होता है तो वहां पर छोटा मोटा वो टैक्स वाला वगैरह, जो पंचायतों को आपको याद रखना है टैक्स लेने की या करारोपण की शक्ति दी जाए। ये बात या ये सिफारिश करने वाला भी कौन है? तो वो कौन है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो याद रखना करारोपण की शक्ति, पंचायतों को करारोपण की शक्ति देने के बात भी किसने कही थी? करारोपण की शक्ति देने की बात भी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो ग्रामीण स्तर पर होती है, इसीलिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की बात भी किसने कही थी? ग्राम न्यायालय की स्थापना की बात भी किसने कही थी? लक्ष्मीमल सिंघवी ने कही थी। तो ग्राम न्यायालय की स्थापना, ग्राम न्यायालयों की स्थापना, इसकी सिफारिश भी किसने की? तो याद रखना ग्राम न्यायालय की सिफारिश भी किसने की? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है। और अब जो आखिरी बात है, आप सभी को पता है कि अशोक मेहता समिति ने कहा था कि राजनीति का इसमें हस्तक्षेप, अपन कह सकते हैं राजनीति या जो राज्य सरकारें हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इसलिए अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, इसमें राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए पंचायती राज में। लेकिन लक्ष्मीमल सिंघवी समिति सीधा उल्टा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहां पर राजनीतिक भागीदारी नहीं होनी चाहिए, यहां पर गैर दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए। यह बात किसने कही थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। तो इन्होंने पंचायती राज को कौन सी संस्था बनाने की बताया? तो याद रखना गैर दलीय व्यवस्था, गैर दलीय व्यवस्था कहा। इन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, जबकि अशोक मेहता समिति ने क्या कहा? राजनीतिक दलों की क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। तो अपन ने किसके बारे में देखा? अपन ने ये जो तीसरी समिति है, अपन एक तो बलवंत राय मेहता समिति देख ली, दूसरी अशोक मेहता समिति देख ली, तीसरी अपन ने देख ली कौन सी? जीवीके राव, और ये चौथी समिति देख लो, ये कौन सी हो गई? चौथी समिति। चौथी समिति अपन ने लक्ष्मीमल सिंघवी समिति देखी, जिसका गठन कब हुआ? तो उसका गठन हुआ था आपको पता है सन 1986 में। गठन करने वाले कौन? तो राजीव गांधी। राजीव गांधी का कार्यकाल कहां से कहां तक है? 1984 से 1989। लक्ष्मीमल सिंघवी मूलतः कहां के? तो याद रखना मूलतः जोधपुर के। और इस समिति का जो अन्य नाम क्या है? तो याद रखना पुनर्जीवन समिति। पुनर्जीवन समिति। इस समिति के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में वो तीनों स्तर होने चाहिए जो बलवंत राय मेहता वाले थे। इसके अलावा करारोपण की शक्ति दी जानी चाहिए ताकि वो वित्तीय स्तर पर सुदृढ़ हो जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा ग्राम न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए, और इन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर गैर दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में किसने कहा है? ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा है। अब अपन बात करेंगे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के बाद जो एक और समिति आएगी जिसका नाम है पीके थुंगन समिति, और एक और समिति है बीएन गाडगिल समिति। इन दोनों ने लगभग सेम सिफारिशें की थी, तो उनके बारे में अब अपन चर्चा करेंगे। देखिए ये हो गया। अब दो समिति और आएगी। एक तो 5वीं समिति अपन लेते हैं। 5वीं समिति कौन सी? तो आपको याद रखना है पीके थुंगन समिति, और एक है छठी बीएन गाडगिल समिति। बीएन गाडगिल समिति, पीके थुंगन समिति, और एक समिति कौन सी हो गई? बीएन गाडगिल समिति। अगर प्रश्न पूछा जाए कि इस समिति का गठन कब हुआ, तो इस समिति का गठन हुआ था सन 1988 को, और इस समिति का गठन कब हुआ? तो सन 1989 को। 1988 और 1989। ठीक है। जिस प्रकार अपन बात कर सकते हैं जीवीके राव समिति 1985 और लक्ष्मीमल सिंघवी 1986, पीके थुंगन 1988 और बीएन गाडगिल 1989। अब इन्होंने देखो, पहली बात तो दोनों समितियों ने सेम कही है लक्ष्मीमल सिंघवी वाली समिति की।
क्या बात कही है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये सिफारिश किसने कही है? ये सिफारिश की है किसने? पीके थुंगन समिति ने। कौन सी सिफारिश से? संवैधानिक दर्जा देने वाली। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही थी? तो याद रखना, पीके थुंगन समिति ने भी कही थी। और किसने कही थी? तो याद रखना, बीएन गाडगिल समिति ने भी की थी संवैधानिक दर्जा देने की बात। ठीक है, तीनों समितियों ने, लक्ष्मीमल सिंघवी, पीके थुंगन और बीएन गाडगिल, तीनों ने संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। इसके अलावा तीनों समितियों ने पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर होने चाहिए, ये चर्चा या ये सिफारिश दी थी। ठीक है, 3 स्तर। इधर भी इन्होंने क्या कहा? स्तर कितने होने चाहिए? 3। और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने क्या कहा? स्तर कितने होने चाहिए? 3। इसके अलावा आप सभी को पता होगा, अशोक मेहता समिति ने एक और सिफारिश दी थी कि SC ST को और महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं में। ये किसने कहा था? तो याद रखना, ये अशोक मेहता समिति ने कहा था। और सेम सिफारिश से पीके थुंगन समिति और बीएन गाडगिल समिति ने भी कही थी। तो अपन बात कर सकते हैं तीसरी जो सिफारिश हो गई, SC ST व महिलाओं को जो आरक्षण की बात है, वो आरक्षण की बात किसने कही थी? तो पीके थुंगन समिति ने भी कही थी, और अशोक मेहता समिति ने भी की थी, और बीएन गाडगिल समिति ने भी की थी। SC ST व महिला की बात। ठीक है, और अब जो अपन बात करेंगे, इसके अलावा क्या सिफारिशें की, इसके बारे में अपन देखते हैं। आप सभी को पता है कि अशोक मेहता समिति ने कहा था कि स्तर कितने होने चाहिए? 2 ही स्तर होने चाहिए। लेकिन अशोक मेहता समिति ने एक बात और कही थी कि कितने कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो अशोक मेहता समिति ने कहा था कि कार्यकाल कितना होना चाहिए? 4। GVK राव समिति ने कहा था कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो उन्होंने कहा 8 साल कार्यकाल होना चाहिए। लेकिन ये दोनों समितियां कहती है कि कार्यकाल कितना होना चाहिए? कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। दोनों समितियों ने क्या बताया है? दोनों समितियों ने कहा कि कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। तो एक सिफारिश और हो गई कि कार्यकाल कितना बताया इन्होंने? 5 वर्ष का कार्यकाल बताया। और इन्होंने भी कार्यकाल कितना बताया? 5 वर्ष का कार्यकाल। कार्यकाल कितना बताया? 5 वर्ष। उधर भी 5 वर्ष और इधर भी 5 वर्ष का कार्यकाल। इसके अलावा देखते हैं कि पीके थुंगन समिति की एक और सिफारिश है। पीके थुंगन समिति कहती है कि ये जो पंचायतें हैं, इनका संबंध राज्य सरकार से ना होकर सीधा संबंध किससे होना चाहिए? केंद्र सरकार से होना चाहिए, संघ सरकार से होना चाहिए, ताकि ये सही ढंग से काम कर सके। राज्य सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो गया। ऐसी सिफारिश किसने कही थी? पीके थुंगन समिति ने। तो याद रखना, अपन कह सकते हैं कि पंचायतों का सीधा जो संबंध है, पंचायतों का सीधा संबंध है, वो किससे होना चाहिए? सीधा केंद्र सरकार से होना चाहिए। ये सिफारिश किसने की? तो याद रखना, ये सिफारिश की किसने? पीके थुंगन समिति ने। कौन सी समिति ने की थी? पीके थुंगन समिति। इसका गठन कब हुआ था? सन 1988। बीएन गाडगिल का गठन कब हुआ था? 1989। इसने भी संवैधानिक दर्जा की बात की, इसने भी बात की। इसने भी कहा 3 स्तर होने चाहिए, इसने भी कहा 3 स्तर होने चाहिए। इसने भी कहा SC ST महिलाओं को आरक्षण, इसने भी कहा SC ST महिलाओं को आरक्षण। इसने भी कहा 5 वर्ष और इसने भी कहा 5 वर्ष। और इसने बात की है एक अलग से कि पंचायती राज संस्थाओं का जो संबंध है वो सीधा केंद्र सरकार से होना चाहिए। और अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान में जो हमारी पंचायती राज की जो 3 स्तरीय व्यवस्था है वो किस समिति के मॉडल पर आधारित है, तो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो किस समिति के मॉडल पर आधारित है? वो है बीएन गाडगिल समिति। तो अपन लिख सकते हैं वर्तमान त्रिस्तरीय व्यवस्था इसी समिति पर आधारित है। इसी समिति पर आधारित, वर्तमान त्रिस्तरीय व्यवस्था इसी समिति पर आधारित है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो अपन ने कौन कौन सी समितियां? बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति और बीएन गाडगिल, इन सभी समितियों की अच्छी खासी चर्चा कर ली है। अब कुछ समितियां और है जिसके बारे में प्रश्न ये भी पूछा जाता है। देखो, ये जो 5-6 समितियां हैं, इनके बारे में तो सिफारिशों के बारे में भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो ये। इसके अलावा कुछ समितियां ऐसी है जिसके बारे में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि निम्न में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है या फिर पंचायती राज व्यवस्था से है।
या फिर उनके सन दे दिए जाएंगे, एक तरफ सन दे दिए जाएंगे, एक तरफ समितियां लिख दी जाएगी और कहेंगे मिलान करें। तो ऐसे 3-4 समितियां और है जिनके अपन चर्चा करेंगे। तो वो कौन कौन सी समितियां है तो याद रखना, उसकी एक अन्य जो समितियां है उनके बारे में अपन बात करेंगे। अन्य समितियां, अन्य समितियां, अन्य समितियां। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लिखते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, पीदा पछे हनुमंता हर दिलीप हो गया। क्या हो गया, पीदा पछे हनुमंता क्या हो गया, हर दिलीप हो गया। पीदा पछे हनुमंता क्या हो गया, हर दिलीप हो गया। ये किसकी ट्रिक है, बाकी जो अन्य समितियां हैं उनके बारे में ट्रिक है। देखिए पी से क्या होगा तो याद रखना पीवी के राव समिति। कौन सी समिति, पीवी के राव समिति, आपको याद रखना। देखिए अब अपन एक एक करके, पी से क्या बनेगा तो ये पहली समिति है, उसका नाम है, एक तो जीवी के राव समिति और एक है पीवी के राव समिति। कौन सी समिति, पीवी के राव समिति। ठीक है। दा से आपको याद रखना है दूसरी समिति जिसका नाम होगा दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति। ठीक है। और आपको याद रखना अगला हनुमंता से आपको याद रखना है, तीसरी आपको याद रखनी है हनुमंता, हनुमंता राव समिति। जो अगली समिति होगी उसका नाम क्या होगा, हनुमंता राव समिति। हनुमंता राव समिति। हर से आपको याद रखना है हरलाल समिति। हरलाल समिति या हरलाल सिंह खर्रा समिति। हर से आपको क्या याद रखना है, चौथा हरलाल सिंह, हरलाल सिंह खर्रा समिति। और इसके अलावा अपन एक बात और कर सकते हैं, दिलीप से क्या होगा तो आपको याद रखना है दिलीप सिंह समिति। कौन सी समिति, दिलीप सिंह समिति। पांचवी समिति दिलीप सिंह समिति। ये सारी समितियों का संबंध किससे है तो याद रखना, इन सारी समितियों का संबंध किससे है, पंचायती राज व्यवस्थाओं से है। किससे है, पंचायती राज व्यवस्थाओं से। देखिए पी के थुंगन या पीवी के राव समिति की बात करें तो इस समिति का गठन कब हुआ तो सन 1960 में हुआ। कब हुआ, 1960 में। दांतेवाला की बात करें तो इसका गठन कब हुआ तो सन 1978 में हुआ। और अपन बात कर लेते हैं किसकी, हनुमंता की। तो आपको याद रखना इसमें 1984 भी है और 1982 भी बताया जाता है, तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है, कहीं कहीं 1982 है और कहीं कहीं 1984 है। ठीक है। और हनुमंता समिति के बारे में बात कर रहे हैं अपन। और इसके अलावा आपको याद रखना है जो हरलाल सिंह खर्रा समिति है, हरलाल सिंह खर्रा समिति, इसका गठन कब हुआ तो याद रखना 1990 में हुआ। कब हुआ, 1990 में हुआ। और इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं दिलीप सिंह समिति, तो ये इसका गठन हुआ था सन 1996 में। कब हुआ था, 1996 में। ये पीदा पचे हनुमंता हर दिलीप हो गया। पी से पीवी के राव समिति, दा से दांतेवाला समिति, हनुमंता से हनुमंता समिति, हर से हरदयाल खर्रा समिति और दिलीप से क्या हो जाएगा, दिलीप सिंह समिति। ये 1996 की है। ठीक है। ये सारी की सारी समितियां अपनी हो गई है कंप्लीट। और अब जो अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में कि हमारे संविधान में पंचायती राज जोड़ा कैसे गया, इससे पहले संविधान में पंचायती राज जोड़ने से पहले क्या क्या प्रयास किए गए, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए अब देखना, अब जो सीधा चर्चा होगी किसकी, संवैधानिकीकरण की, पंचायती राज का संवैधानिकीकरण। संवैधानिकीकरण, पंचायती राज का संवैधानिकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। देखिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि पंचायती राज को संविधान में जोड़ने की बात किस किसने कही है, तो अपन ने देखा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, बीएन गाडगिल समिति, इन सभी ने सिफारिशें की।
इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि पंचायती राज को और नगरीय स्वशासन को संविधान में जोड़ने का सबसे जो पहला प्रयास किया है वो किसने किया है? तो याद रखना, सबसे पहला प्रयास किया है राजीव गांधी ने, और राजीव गांधी 2 विधेयक लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? विधेयक। देखना कौन कौन सा, तो आपको याद रखना है राजीव गांधी एक विधेयक तो लेकर आए थे, आपको याद रखना है 63वां संविधान संशोधन, सॉरी 64वां देख लेते हैं, 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन विधेयक। और एक लेकर आए थे 65वां संविधान संशोधन विधेयक, 65वां संविधान संशोधन विधेयक। ये जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये किससे संबंधित था? तो ये याद रखना, ये पंचायती राज को संविधान में जोड़ने से संबंधित था। इस विधेयक के तहत राजीव गांधी चाहते थे कि पंचायती राज कहां जुड़े? संविधान में। और इस 65वें के तहत चाहते थे ये कि नगरीय स्वशासन कहां जुड़े? नगरीय स्वशासन भी कहां जुड़ना चाहिए? संविधान में। तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? पंचायती राज से। और 65वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? नगरीय स्वशासन से। और ये दोनों जो विधेयक है, ये दोनों विधेयक किसके द्वारा लाए गए? तो ये दोनों विधेयक लाए गए थे जुलाई 1989 में लाए गए थे। और किसके द्वारा लाए गए थे? राजीव गांधी सरकार द्वारा लाए गए थे। किसके द्वारा लाए गए थे? राजीव गांधी सरकार। इसी कारण आप सभी को पता है, राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। आधुनिक पंचायती राज का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। आप सभी को याद रखना, 64वां संविधान संशोधन विधेयक, ये सब ध्यान रखना। जब विधेयक लगता है तो आपको याद रखना है, अभी तक ये कानून पारित नहीं हुए, अभी तक इन चीजों को संविधान में जोड़ा नहीं है। विधेयक यानी कि जो बिल संविधान से या संसद से अभी तक पारित नहीं हुआ, वो विधेयक कहलाता है। और जैसे ही पारित होता है वो अधिनियम कहलाता है, एक्ट कहलाता है, कानून कहलाता है। पारित होने से पहले वो विधेयक कहलाता है। तो ये भी विधेयक और ये भी विधेयक, इसका मतलब अभी तक ये पारित नहीं हुए। राजीव गांधी ने पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को संविधान में जोड़ने के लिए ये दोनों विधेयक लोकसभा में पेश किए। दोनों विधेयक लोकसभा में पास हुए और फिर गए ये कहां पर? राज्यसभा में। लेकिन आपको याद रखना है, राज्यसभा में ये पारित नहीं हो सके और राजीव गांधी का जो सपना था इनको संविधान में जोड़ने का, वो पूरा नहीं हुआ। इसके बाद आप सभी को पता है कि 1989 का जो दौर था उसमें राजीव गांधी का कार्यकाल पूरा होता है। और उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं कि अगले जो प्रधानमंत्री आते हैं वो आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इससे पहले वीपी सिंह ये भी आता है, लेकिन आपको सीधा याद रखना है 1991 में आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, अब पीवी नरसिम्हा राव के दौरान जब कांग्रेस सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव के दौरान भी एक और प्रयास किया, और वो प्रयास कौन सा किया? तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए, अब अपन बात करते हैं ये जो प्रयास रहा राजीव गांधी सरकार का या कांग्रेस सरकार का, ये विफल रहा। तो जो कांग्रेस सरकार है वो अगला प्रयास करेगी कब? तो याद रखना, एक संविधान संशोधन लेकर आएगी, और वो संविधान संशोधन कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन कब आया? तो ये 1992 में। कब लाया गया? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 की अपन बात कर रहे हैं। और आपको याद रखना है कि ये कौन सी सरकार या किस प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया? तो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव सरकार, जो कि कांग्रेस के थे, तो इनके द्वारा ये विधेयक लाया गया और ये संविधान संशोधन पारित भी हुआ। ठीक है, इसके साथ ही 74वां भी लाया गया, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले इसकी कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन लाया गया था सबसे पहले लोकसभा में। तो याद रखना, पहले तो पारित होगा कहां पर? लोकसभा में। कहां पर पारित होगा? लोकसभा में। और लोकसभा में आपको याद रखना है कब पारित हुआ? तो याद रखना 22 दिसंबर सन 1992 में पारित हुआ। लोकसभा में पारित होने के बाद फिर गया ये राज्यसभा में, और राज्यसभा में आपको याद रखना है कब पारित हुआ? तो याद रखना 23 दिसंबर सन 1992 में।
यानी कि अगले ही दिन कहां पारित हो गया, राज्यसभा में। और दोनों से पारित होने के बाद हमारे राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति उस टाइम पर कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा ये कौन थे उस टाइम पर, हमारे राष्ट्रपति। और इनके पास ये बिल गया, तो याद रखना इनके पास ये बिल गया, तो इन्होंने हस्ताक्षर कब किए, तो याद रखना 20 अप्रैल सन 1993। ठीक है। और इस तरह ये हमारा पूरा का पूरा कानून क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और पंचायती राज को कहां जोड़ दिया गया, संविधान में जोड़ दिया गया। पर याद रखना, पहले कानून लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ, और उसके बाद आप सभी को पता है उसके बाद 17 राज्यों के अनुमोदन के लिए भी गया था ये। ठीक है। हमारे संविधान में कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जो केंद्र सरकार ही चेंज कर सकती है, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्र सरकार चेंज तो करती है लेकिन उससे राज्यों से भी अनुमोदन लेना पड़ता है। और ये जो पंचायती राज का विषय है, इसमें राज्य सरकारों से अनुमोदन लिया गया। 17 विधानमंडलों ने इस पर अनुमोदन दिया, जिसमें सबसे पहले ये जो विधेयक है ये लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राजस्थान में आया, और राजस्थान ने इसको पारित किया, अपना अनुमोदन दिया। और उसके अलावा अपन कह सकते हैं 17 राज्यों की विधानमंडलों में ये घूमा, और उसके बाद सीधा गया किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे कब, 20 अप्रैल 1993 में। और अपन कह सकते हैं, और ये पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो याद रखना ये हुआ था भारत में लागू, भारत में लागू कब हुआ, तो याद रखना 24 अप्रैल सन 24 अप्रैल सन 1993। 24 अप्रैल सन 1993 में लागू हुआ। अब अपन बात करते हैं, देखिए भारत में लागू कब हो गया, 24 अप्रैल 1993 में। और इसी कारण पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। देखिए अब थोड़ा ध्यान से सुनना, पंचायती राज को संविधान में जोड़ने से पहले भी हमारे राज्य में और विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था थी, लेकिन जैसे ही अपन ने पंचायती राज को संविधान में जोड़ा, सभी राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया कि सभी राज्य अपने अपने राज्य में क्या करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था लागू करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ राज्यों में इस पंचायती राज व्यवस्था में या इस अधिनियम में कुछ बातें ऐसी थी जिसे लागू करना अनिवार्य था। ठीक है। कुछ राज्यों ने अलग प्रकार से लागू कर रखा था, कुछ राज्यों ने अलग प्रकार से लागू कर रखा था। तो अब समस्या आई कि जो हमारा जो राजस्थान में जैसे लागू कर रखा था पहले ही 1959 में, उस चीज को तो हमें हटाना था और नए प्रावधान लागू करने थे। किसके, 93वें संविधान संशोधन वाले लागू करने थे। और आप सभी को पता है कि जो संविधान संशोधन हुआ तो संविधान में जोड़ा जाएगा पंचायत राज। और प्रश्न ये बनता है कि संविधान में कहां जोड़ा गया, तो याद रखना संविधान में जोड़ा गया एक भाग है, और वो भाग कौन सा है, तो भाग 9। भाग 9 में हमने कौन सी व्यवस्था जोड़ी, तो याद रखना पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी। कौन सी व्यवस्था जोड़ी, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। भाग 9 में अपन ने पंचायती राज व्यवस्था जोड़ ली। सवाल यह बनता है कि हमारे टोटल भाग कितने हैं, तो टोटल हमारे संविधान में 22 भाग है, तो हमने 23वां और 24वां क्यों नहीं जोड़ा, हमने डायरेक्ट 9 वाला क्यों जोड़ा, क्योंकि आपको याद रखना है भाग 9 में जो प्रावधान थे उसको अपन ने पहले ही समाप्त कर रखा था। भाग 9 पहले ही खाली पड़ा हुआ था। हमने 7वां संविधान संशोधन किया था 1956 में, जिसके तहत भाग 9 को पहले ही हटा दिया था। इसका मतलब भाग 9 खाली चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमने संविधान संशोधन करके भाग 9 में ही क्या जोड़ लिया, पंचायती राज जोड़ लिया। और भाग 9 का अनुच्छेद कौन सा था, तो 243 अनुच्छेद था। कौन सा अनुच्छेद था, 243 अनुच्छेद था, जो भी 1956 में समाप्त हो गया था। तो ऐसी स्थिति में हमने अनुच्छेद जोड़े, और अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद जोड़े थे 243 से, और 243 से लेकर 243 ओ याद रखना, जीरो नहीं है, ओ 243 से लेकर 243 ओ। भाग 9 में पहले केवल एक ही अनुच्छेद था 243 से, जिसे भी अपन ने हटा दिया था। लेकिन फिर बाद में अपन ने टोटल जो 73वां संविधान संशोधन किया, उसमें टोटल कितने अनुच्छेद जोड़े, तो हमने टोटल अनुच्छेद जोड़े थे कितने, 16 अनुच्छेद जोड़े।
अब ये 16 कैसे हो रहे हैं, ये ए से ओ तक कैसे आ रहा है, इसको थोड़ा समझो। देखिए आप सभी को याद रखना है, देखिए हमने क्या कहा था कि 243 का जो अनुच्छेद था इसे पहले अपन ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। यानी कि संविधान में पहले 242 था और 244 था, 243 समाप्त हो गया था। फिर 73वें संविधान संशोधन आया तो हमने क्या किया, 243 फिर से जोड़ा, फिर 243 के आगे जोड़ा 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी और ऐसे करके 243 ओ तक अपने संविधान में अनुच्छेद जोड़े। टोटल कितने हो गए, तो याद रखना ए से ओ तक तो होते हैं 15 अनुच्छेद और एक ये और नए सिरे से वापस जोड़ा गया तो टोटल अनुच्छेद कितने जोड़ लिए, 16। तो प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत कितने अनुच्छेद जोड़े गए, तो टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। और ये तो ग्राम सेवक में पूछा गया था कहां से कहां तक जोड़े गए, तो 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़े गए थे, ठीक है, या 243 से 200 ओ तक या फिर 243 से 243 अण तक। हिंदी में भी आपको याद रखना है, हिंदी में अगर पूछे 243 से लेकर 243 अण तक, ठीक है। अण तक का मतलब होता है खे खे गे गे और उसके लास्ट में जो अण आता है ना, ओ के 15वां अक्षर, उसके तहत। अब प्रश्न आता है कि इसके अलावा हमने भाग जोड़ा, अनुच्छेद जोड़े, इसके अलावा हमने एक अनुसूची भी जोड़ी और वो अनुसूची कौन सी है, तो याद रखना अनुसूची 11। अनुसूची 11, अनुसूची कौन सी जोड़ी, 11, 11वीं अनुसूची जोड़ी। अब ये 11वीं अनुसूची क्या है, हमने जो पंचायती राज जोड़ा है या पंचायती राज व्यवस्था संविधान में जो ऐड की है अपन ने, उसके कार्य क्या होंगे, तो हमने भारत सरकार ने कहा कि इसके 29 कार्य होंगे। टोटल कितने कार्य होंगे, 29 कार्य। उन 29 ही कार्यों को कौन सी अनुसूची में जोड़ रखा है, अनुसूची 11 में। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के टोटल कार्य कितने हैं, टोटल कार्य हैं 29 और 29 ही कार्यों को अपन ने कहां जोड़ रखा है, तो अनुसूची 11 में जोड़ रखा है। कहां जोड़ रखा है, अनुसूची 11 में। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया और लाने वाले कौन, तो पीवी नरसिम्हा राव। लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 22 दिसंबर 1992 में। राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 23 दिसंबर 1993 में। फिर राष्ट्रपति कौन थे, तो शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे 20 अप्रैल 1993 में। भारत में कब लागू हुआ, तो याद रखना भारत में लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में भारत में पूरा लागू हो गया। और इसी कारण 24 अप्रैल को अपन क्या बनाते हैं, 24 अप्रैल को बनाते हैं अपन कौन सा दिवस, पंचायत राज दिवस। इस अधिनियम के तहत हमने भाग कौन सा जोड़ा, 9। इस भाग को हमने पहले ही हटाया था क्योंकि इसमें पहले कुछ और प्रावधान थे, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इस भाग को हटा दिया था। तो नए सिरे से वापस भाग 9 ऐड किया गया और कौन सा हेडिंग से ऐड किया गया, तो याद रखना पंचायतें। आपको एक इंपॉर्टेंट बात यह भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, प्रश्न बनता है कि भाग 9 का शीर्षक है ऑप्शन 1 स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन 2 ग्राम पंचायतें, ऑप्शन 3 पंचायती राज और ऑप्शन 4 अपन कह सकते हैं कौन सा, ऑप्शन 4 पंचायतें। तो याद रखना स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायतें, पंचायती राज या पंचायतें। तो याद रखना इसका जो हेडिंग है, इसका जो शीर्षक है वो कौन सा है, तो याद रखना पंचायतें। एक प्रश्न, ये छोटा सा प्रश्न है लेकिन बन सकता है, तो आपको याद रखना है भाग 9 का हेडिंग क्या है, तो भाग 9 का हेडिंग है पंचायतें, न कि पंचायती राज। एक बात हो याद नहीं। टोटल कितने अनुच्छेद जोड़े गए, तो 16। कहां से कहां तक, 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़े अपन ने। और इसके अलावा पंचायती राज के पास कितने कार्य होंगे, तो हमने कहा कि पंचायती राज के पास 29 कार्य होंगे और 29 ही कार्यों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में होगा, 11वीं अनुसूची में होगा। ठीक है। और अब ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत सारे राज्यों को इस अधिनियम के अकॉर्डिंग पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी थी। और 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा था, तो आपको याद रखना है वो राज्य था कर्नाटक। उन्होंने मई 1993 में इसे लागू कर दिया था और याद रखना उसके बाद 10 मई 1993 में कर्नाटक ने लागू कर दिया था, उसके बाद एमपी ने लागू किया था। तो अब अगले प्रश्न जो बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बनता है, 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य, लागू करने वाला पहला राज्य, और वो पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है पहला राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक।
और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपको याद रखना है एमपी। कर्नाटक ने कब कर लिया था, तो याद रखना 10 मई सन 1993 में ही कर लिया था। ठीक है। इसके अलावा प्रश्न ये आता है कि राजस्थान ने इस 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान कब किए, तो याद रखना राजस्थान ने कब किए, तो राजस्थान ने इस अधिनियम को लागू किया था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम। वो कब लागू किया था, तो याद रखना वो लागू किया था 23 अप्रैल 1994। देखिए भारत में लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993, लेकिन राजस्थान में यह लागू कब हो रहा है, तो 23 अप्रैल 1994। भारत में कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993, जबकि ये आपको याद रखना राजस्थान में कब लागू हुआ, तो 23 अप्रैल 1994। ठीक है। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली है, पंचायती राज व्यवस्था की बात कर ली है। इसके अलावा आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज व्यवस्था की स्वर्ण जयंती मनाई गई, और स्वर्ण जयंती के समय कहां पर मनाई गई, तो आपको याद रखना बगदरी गांव नागौर में मनाई गई। और वहां पर राजस्थान में 45 ग्राम न्यायालयों की स्थापना के प्रावधान किए गए, और उसमें से पहला जो ग्राम न्यायालय स्थापित हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो बस्सी गांव में। और बस्सी कहां पर है, तो जयपुर में। ठीक है, बस्सी कहां पर है, जयपुर में। ठीक है। आपको यह भी याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन के लिए आपको याद रखना है इसकी जांच के लिए या इसकी समीक्षा करने के लिए एक संयुक्त प्रवर समिति भी बनाई थी, और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके अध्यक्ष थे नाथूराम मिर्धा। देखिए एक और बात कर लेते हैं अपन। देखिए 73वें संविधान संशोधन की समीक्षा हेतु, 73वें संविधान संशोधन की समीक्षा हेतु किसका गठन किया गया, तो याद रखना समीक्षा हेतु संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, संयुक्त प्रवर समिति, संसद की संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया, प्रवर समिति का गठन किया गया। और इस जो समिति का जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना अध्यक्ष थे इसके नाथूलाल मिर्धा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नाथूराम मिर्धा राजस्थान के सांसद थे। नाथूराम मिर्धा ये कहां से सांसद थे, राजस्थान से सांसद थे। ये भी आपको याद रखना, कहां से थे ये, राजस्थान से सांसद थे। तो अगर आपसे पूछे कि 73वें संविधान संशोधन की समीक्षा हेतु जिस समिति का गठन किया उसके अध्यक्ष कौन थे, तो नाथूराम मिर्धा थे। और कहां से थे, राजस्थान से थे। तो दोस्तों आज अपन ने कुछ समितियों के बारे में चर्चा की है और पंचायती राज को संविधान में जोड़ दिया है। ठीक है। कल अपन ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था, आज अपन ने पंचायती राज को संविधान में जोड़ दिया है। और अब जो अपन चर्चा करेंगे वो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक की जो अनुच्छेद है उनमें जितने भी प्रावधान है उन सारे प्रावधानों की अपन चर्चा करेंगे, और वो चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।